हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नीरज इस्पेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इनका जो एनालिसिस बना है वो बना है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने, और इसमें जो है पहले ही इन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की एडवाइस की तरह ना लें, अपना खुद का आपको एनालिसिस करना है। बाकी इनका न्यूज़लेटर काफ़ी अच्छा है, ये आपको ना हेल्प करता है कि क्या क्या चीज़ों को ये लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है, या फिर इनके अपने एक्सपर्ट्स की क्या व्यू है। और काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग ले सकते हैं ले लीजिएगा, रिटेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए, इसमें क्या है डिटेल रेड फ्लैग्स में सबसे पहले सीवियर लिक्विडिटी रिस्क की बात की है और सर्किट लॉक्स की बात की है। तो स्टॉक फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस कर रहा है जिसमें कि लॉक्ड सर्किट लॉक, जिसका कि अपन लोअर सर्किट अपर सर्किट बोलते हैं, वो है। तो अपन इसका पता कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पर देखें, इसको बंद बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहले अपसाइड रहा था और उसके बाद से कंटिन्यूअस फॉल अपने को देखने को मिला है। इनफैक्ट इसने अपनी इनिशियल वैल्यू के भी लो चला गया था, ये उसके भी नीचे, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें तो सर्किट लॉस एब्सेंस ऑफ बाइंग इंटरेस्ट, तो बाइंग इंटरेस्ट की कमी के कारण ही इस तरह का फॉल आया। तो रिसेंट मार्केट एक्टिविटी शोज द सीजन सेशंस वेयर ओनली सेल ऑर्डर्स वेयर क्यूड लीविंग इन्वेस्टर स्ट्रैंडेड, मतलब कि केवल और केवल सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इसमें कोई भी बाय ऑर्डर नहीं लगा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अनेबल टू एग्जिट द पोजीशन, तो पोजीशन एग्जिट नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, ट्रैप डोर होता है, तो इन्होंने इसको ट्रैप डोर का भी बात कही है, इसमें ट्रैप डोर इफेक्ट की बात है। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंट मार्केट अंडर परफॉर्म व्हाइल द ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस शोज सिग्निफिकेंट रेजिलियंस, द स्टॉक हैज डेमोंस्ट्रेटेड द परसिस्टेंट नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये जो है कंसिस्टेंटली नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाया है इसने, और इसमें जनरल मार्केट बेंचमार्क से कम परफॉर्म किया है इसने। अगर अपन इनकी बात करें तो ये पॉलिएस्टर बटन बनाने के बिजनेस में है ये लोग। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर देखें तो लो ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड पोटेंशियल प्राइस मैनिपुलेशन, तो इसमें इन्होंने प्राइस मैनिपुलेशन के भी इन्होंने एक फैक्टर इन्होंने इसमें कंसिडरेशन में ले रखा है। तो इसमें क्या, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कैरेक्टराइज एक्सट्रीमली थिन वॉल्यूम, वॉल्यूम्स बहुत थिन है। सम सेशंस नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल ट्रेड हुआ है इसमें। स्टॉक जो है ना प्राइस मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टेबल बनाता है। जहाँ वॉल्यूम इतना कम होता है ना, वहाँ पे पंप एंड डंप स्कीम वगैरह ये सब चीज़ें, इस तरह की बहुत बड़ी मतलब रिटेलर्स को फंसाने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाता है डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी मोमेंटम, तो कंपनी हैज स्ट्रगल्ड विद अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन द रेवेन्यू ग्रोथ ओवर सेवरल ईयर्स। इट्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रही है, ये सारी चीज़ें अभी अपन और थोड़ा एनालिसिस में देखेंगे। बाकी ओवरऑल ये जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट वीक है, ये बताया जा रहा है। फिर आ जाता है रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस एग्जम्पशंस। So due to small size and capital structure, the company has claimed exemptions from certain regulatory reports requirements, such as detailed corporate governance reports, or lack of mandatory transparency makes it difficult for retail investors to gain the clear picture of internal management practices, board efficiency, and potential conflicts of interest. अब देखिए, ये चीज़ समझने वाली है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो एक कंपनी की, कहना चाहिए कौन उसे चला रहा है कंपनी को, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है तो ये बताता है कि देर इज समथिंग वेरी बैड गोइंग ऑन इन द मैनेजमेंट। तो हमारे ओपिनियन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी की। अगर आपको फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो उससे कि आगे ये लोग यहाँ बैठ करके क्या करेंगे, टॉप बॉर्डर बैठ करके। ठीक है, अब उसके बाद मैनेजमेंट एंड बोर्ड इंस्टेबिलिटी, ये भी वही इसी से रिलेटेड है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर रेजिग्नेशंस एंड चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप मैनेजमेंट पर्सनल्स, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ बोर्ड स्पेशली व्हेन द इंडिपेंडेंट मेंबर्स कैन बी एन इंडिकेटर इंटरनल डिसएग्रीमेंट। जो बात अभी आप लोगों को बताई वही ये भी बताने की, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स और डिससेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये चीज़ जो है ये भी कह रहे हैं। अब इसमें कॉशियस क्यों रहना चाहिए, तो एग्जिट ट्रैप हो सकता है, माइक्रो कैप वॉलिटिलिटी है, फंडामेंटल डिके और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है, इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर अपन यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस एक बार देखना चाहें तो परफॉर्मेंस के तौर पे क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 0.43 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसके पहले 40 लाख का था, उसके बाद 30 लाख का था, उसके बाद 41 लाख का था। इस तरीके से नेट प्रॉफिट वगैरह ठीक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर अपन पी एन एल इधर बात करें 1.54 1.34
इस तरीके से यहाँ पे भी इनके नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिटेबल है। बट अगर अपन यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी हैं इनके पास में, तो ऑपरेशन से ऑल्दो इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई हैं अगर अपन उसको देखना चाहें तो कैश फ्लो की बात करते हैं। ये देखिए, कैश फ्लो ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी -4.12 करोड़, और ये पिछले 3 साल से चल रहा है, तो 4 करोड़ के आसपास का इनका निगेटिव चल रहा है। दैट्स नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं इस कंपनी में और क्या चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ कर रही हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं रिसीवेबल्स से जो कंपनी है इनके रिसीवेबल्स गड़बड़ाए हुए हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट निगेटिव यहाँ पर दे रहा है इनको, और डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह तो खैर लगेंगे ही। ठीक है, तो ये इस तरीके से नेट कैश फ्लो ऑल्दो पॉजिटिव में गया है, लेकिन अगर अपन बात करें वो आ रहा है इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो इसको अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की बजाय अपन आ जाते हैं इनके पैटर्न के ऊपर। तो शेयर प्रमोटर पैटर्न की बात करें तो 74.44% की प्रमोटर होल्डिंग है और 25.56% की पब्लिक होल्डिंग है। अगर अपन देखें तो 24.95% की मधु चौधरी जो हैं इनके पास में सबसे हाईएस्ट होल्डिंग है, फिर नीरज चौधरी जी हैं उनके पास 10.27% की होल्डिंग है, बाकी इनके एच वगैरह में होल्डिंग है। अगर अपन देखें तो ना एफ की कोई होल्डिंग है ना डी की कोई होल्डिंग है, और ओवरऑल अब इसके बाद वैसे भी अपने को चार्ट ही देखना है, तो चार्ट के हिसाब से भी कंसिस्टेंट फॉल्स हैं और काफ़ी सीरियस यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस में जो बताया है, और इनके बिजनेस के एनालिसिस काफ़ी अच्छे करते हैं ये लोग। तो हम तो भैया इनसे दूर ही रहेंगे अभी कम से कम इन जनरल, क्योंकि ये जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ऊपर से अगर आप चार्ट इन जनरल भी देखें तो क्लियर क्लियर डाउनफॉल अपने को यहाँ पे नज़र आ रहा है, पूरा पूरा डाउनफॉल है ना। इधर से भी डाउनफॉल है, और अगर अपन इधर से देखें तो इधर से भी डाउनफॉल है। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो ऑल्दो एक ब्रेकआउट हुआ है, मगर ब्रेकआउट को सस्टेन करना, रिटेस्ट करने में अभी टाइम है, और आगे क्या होगा वो इनके फंडामेंटल से डिसाइड करेंगे। ओवरऑल इसमें मैनिपुलेशन के भी काफ़ी चांसेस हैं, यहाँ तक कहना है इनका। तो हम पर्सनली इनसे दूर ही रहेंगे। अगर अपन देखें स्ट्रॉन्ग बाय, ऑल्दो ये लोग स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं, बट अगर अपन देखें परफॉर्मेंस, ठीक है। खैर, हम तो बिजनेस पर ही भरोसा करते हैं, बाकी तो खैर ठीक है अपना अपने अपने हिसाब से, क्योंकि ये लोग क्या है, आपको कभी भी ज़बरदस्ती ये ले लीजिए वो ले लीजिए वाला इनका व्यू रहता नहीं है। काफ़ी क्लियर कट सिंपल एनालिसिस होता है ना इनका। और ये इनकी रेवेन्यू स्टॉक्स को सेल ऑफ करवा करके या फिर किसी कंपनी की तारीफ करके नहीं होती, इनके पेड सब्सक्राइबर्स का लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर देखते हैं आगे इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ओके।